अब ठीक है। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं सबके सब। उदय 2025 बैच के अंदर आप सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बालकों का मैं स्वागत करता हूं। होपफुली अब आपको वॉइस आनी स्टार्ट हो गई होगी। अगर मेरी आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे रही है, वीडियो भी साफ साफ दिखाई पड़ रही है, तो कृपया फायर वाला इमोजी बना दे जल्दी से फायर वाला इमोजी जल्दी से बना दे। आज लेकर के आए हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8। कहने को तो लेक्चर नंबर 7 के अंदर ही आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया था, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई। तो मैं ये ट्राई करूंगा कि हर चैप्टर के बाद एक सेशन ऐसा जरूर हो जहां पर हम लोग प्रैक्टिस कर सके। अगर एक चैप्टर में नहीं हो पाता तो 2 चैप्टरों का मिला करके, ठीक है ना, देखेंगे आगे प्लानर कैसा कैसा चल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा लेक्चर जरूर ले जिसके अंदर हम लोग क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके, चाहे वो मुझे एक्स्ट्रा ही क्यों ना लेना पड़े, प्लानर से हटके क्यों ना लेना पड़े, लेकिन मैं ट्राई करूंगा जरूर कि एक प्रैक्टिस सेशन जरूर रखें। ठीक है, तो आज है यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर का एक प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम पुराने होमवर्क्स को भी डिस्कस करेंगे, थोड़े से रह गए थे, ठीक है ना। और मैं कुछ नए सवाल भी लेकर के आया हूं आपको पूरे चैप्टर की फील देने के लिए, ठीक है ना। पूरे चैप्टर की फील आपको इकट्ठी मिल जाएगी, इस प्रकार से सारे सवाल लाए गए हैं, ठीक है। क्लियर बात, ठीक है। अच्छा, एक बात और, मैंने आपसे कहा था शायद सैटरडे तक वो असाइनमेंट जो मैंने आपको कहा था वो अपलोड हो जाएगा, लेकिन वो अभी अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। आप चाहें तो अभी भी खोल के उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने भाई वो असाइनमेंट जो करना है, ठीक है, असाइनमेंट मैंने दिया है, वादा किया था तो वादा पूरा करूंगा भाई, ठीक है। जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है उसमें लगभग 20-25 सवाल होंगे, ठीक है ना। 20 से 25 सवाल, 25 होंगे, 25 सवाल होंगे उसमें, ठीक है, लगभग, ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस आपने सबसे पहले सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं, खुद से अटेम्प्ट करने हैं। नहीं होते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं होते नहीं बनते कोई बात नहीं है, सबसे पहले खुद अटेम्प्ट करके देखने हैं, सीधे सॉल्यूशन पर जंप नहीं करना, ठीक है। सेल्फ अटेम्प्ट करें और ट्राई करें कि आपसे क्वेश्चन बने, और नहीं बने अगर तो चेक करो कि क्यों नहीं बना, ठीक है। कौन सा पार्ट हमारा कमजोर रह गया, कौन सी चीज हमको समझ में थोड़ी कम आई है, जाके उसका लेक्चर दोबारा देखो, उस लेक्चर के उस पार्ट पर दोबारा जाओ, दोबारा से सुनो, दोबारा से प्रैक्टिस करो, तो पक्का आप लोग अपनी ये जो गलतियां हैं वो और सुधार पाओगे, ठीक है, ठीक है ना। तो बन जाएंगे। सेल्फ अटेम्प्ट करना बेटा, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा कहां मिलेगा वो, बेटा मेरे ख्याल आप जेनजी हो, मैं तो जेन वाई हूं, मुझे भी पता है कि फोन और ऐप कैसे चलाना, तुम्हें मुझसे थोड़ा सा ज्यादा ही पता होगा, ठीक है ना। तो भाई थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा खंगालो, मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। नोट्स में होगा, नहीं तो डीपीपी में होगा, नहीं तो डीपीपी पीडीएफ में होगा, नहीं तो उसके बगल वाले टैब में होगा, कहीं कहीं उसी में ही होगा यार, फिजिक्स में ही कहीं ना कहीं ढूंढना, मिल जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में कहीं ना कहीं होगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने मुझ पर विश्वास करके, आपका मुझ पर विश्वास था कि सर आप एनसीईआरटी नहीं बता रहे पढ़ने के लिए, आप बोल रहे हो एनसीईआरटी मत खोलो, ठीक है। मैंने आपसे कहा एनसीईआरटी मत खोलना, आपने पूछा कोई रेफरेंस बुक खरीद ले, मैंने बोला नहीं, कोई रेफरेंस बुक मत खरीदना है, सब कुछ मैं दूंगा। तो भाई नोट्स भी मैं ही दे रहा हूं, ठीक है, तरीके भी मैं ही सिखा रहा हूं, न्यूमेरिकल भी मैं ही करवा रहा हूं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए भी मैं ही दे रहा हूं। आपको किताब क्यों खरीदनी है, आपको कोई रेफरेंस की बुक क्यों चाहिए, कोई जरूरत नहीं है भाई किसी रेफरेंस बुक को खरीदने की, कोई जरूरत नहीं है किसी एनसीईआरटी इत्यादि किसी किताब को खरीदने की। अगर बहुत शौक आ रहा है, बहुत शौक आ रहा है खरीदने का, अगर है ना, पैसा लगवाना ही है, ठीक है ना, तो किसी को कड़ी चावल खिला दो, किसी मंदिर में कड़ी चावल दान करवा दो थोड़े से, है ना। अगर तुमको पैसा लगाना है 700-800 रुपए, वैसे भी 1400-1500 रुपए की आएंगी 2 किताबें फिजिक्स की, अगर आपको चाहिए हो तो, ठीक है ना। अगर पैसा लगवाना ही है तो किसी मंदिर में कड़ी चावल दान करवा दो, लेकिन कोई बुक मत खरीदना भाई। हर चीज मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, हर चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। पीछे नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन सब चीजों की प्रॉपर लिखवाई है, सब चीजों की प्रॉपर लिखी हुई है, सवाल मैं करवा रहा हूं, ठीक है, हर चीज का सवाल मैं करवा रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए सवाल मैं दे रहा हूं, असाइनमेंट मैं दे रहा हूं। तुम्हें किताब खोलने की भी जरूरत नहीं है भाई, हर एक चीज इन नोट्स में से बन जाएगी, ठीक है। बस नोट्स अच्छे से लिखना आप, ठीक है, नोट्स अच्छे से लिखना, जो जो कह रहा हूं वो फॉलो करो, इससे ज्यादा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। सेल्फ अटेम्प्ट करना, नहीं हो पाए अगर तो फिर सॉल्यूशन की तरफ जंप करना, ठीक है, फिर सॉल्यूशन की तरफ जंप करना, सीधा सॉल्यूशन मत देखना, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारे हो गए हैं क्वेश्चन, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, ठीक है ना, लेकिन आप जरूर करिए 25 सवाल, ठीक है, ठीक है। स्कूल वाले जो कहते हैं उनकी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल वाले कह रहे हैं ये बुक खरीदनी है खरीद लो, मैं तो नहीं मांग रहा भाई, मैं हूं, स्कूल वाले हैं, अलग अलग लोग हैं दोनों, ठीक है ना। अगर आपको स्कूल वालों की माननी है तो मान लो, मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल वाले सर कह रहे हैं कि एसएल अरोड़ा खरीदने खरीद ले, स्कूल वाले सर कह रहे हैं एचसी वर्मा खरीदने खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन आएगा कि तू बंद करके उसको रख देगा, उस पर सरी रख के सोएगा, बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा,
बाकी आपकी इच्छा, जैसा आप करना चाहो। ठीक है, चलिए आज लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सवाल, बहुत सारे प्रैक्टिस सवाल लेकर के आए हैं आज आपके लिए। ठीक है ना, बहुत सारे प्रैक्टिस के सवाल लेकर के आए हैं आपके लिए। ठीक है, पुराना होमवर्क भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग करने वाले। ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है भाई, ये चैप्टर ही कुछ ऐसा, सवाल कर करके कॉन्सेप्ट सीखता है बच्चा, सवाल कर करके ही कॉन्सेप्ट सीखेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फिर। तो भाई ये होमवर्क आपको दिया गया था, मैं 1 मिनट का समय लगा रहा हूं, मैं 1 मिनट का समय लगा रहा हूं, आप ट्राई करिए, आप ट्राई करिए एक बार फिर से इस सवाल को और मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, हो पाया, हो पाया। गलत आंसर पे क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आजा देख, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन दे रखा है ऑफ अ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इज गिवन बाय अ रिलेशन ये। ठीक है, तो भाई इसमें कुछ चीजें जिनके बारे में आप नहीं जानते, जैसे c एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो। ठीक है, m की पावर x है और k एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसकी पावर क्या है, y है। ठीक है, सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट की सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखो भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है बताएं, F इक्वल्स टू के एक्स। यह फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा आपको पता है कब, WPE में, वर्क पावर एनर्जी में। ठीक है ना, उससे पहले भी एनएलएम के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं इसको, लेकिन वर्क के साथ इसको बताना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो हम लोग आगे जाकर के इन चैप्टर्स के अंदर इसको पढ़ेंगे। F इज इक्वल टू के एक्स, इस चैप्टर का यह फॉर्मूला है। फोर्स इज इक्वल टू के इंटू डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट बोलो डिस्टेंस बोलो बात एक ही है। ठीक है, इसे डिस्प्लेसमेंट बोलो डिस्टेंस बोलो बात एक ही है। तो के क्या आ गया, के क्या आ गया बेटा, के आ गया F अपॉन में एक्स। सही है, फोर्स अपॉन में डिस्टेंस, और फोर्स डिवाइड बाय डिस्टेंस करूंगा तो क्या आएगा बताओ, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml t-2 है ना, और डिस्टेंस का क्या होता है, l होता है, l से l कट गया, क्या आ गया बेटा, mt-2 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो k का डायमेंशन आपने क्या निकाल लिया, mt-2। ठीक है ना, कोई पूछे आपसे कि स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, तो भाई mt-2। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस पर सवाल था ये। ठीक है ना, हाँ पहले लेक्चर को देखना पड़ेगा तब जाके समझ आएगा। अनवी क्या कह रही है, अनवी बेटा क्या कह रही है, अनवी बेटा कुछ कह रही है क्या, देख बेटा ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड, 1 अपॉन में t। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन लिखना होगा तो कैसे लिखोगे भाई, टाइम -1 है ना, t की पावर -1 ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। तो सब चीजें तो आपको दी हुई है, के आपने निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी की आपको डायमेंशन पता है, सबको यहां पर रख दो, डायमेंशनल एनालिसिस चालू कर दो। ठीक है ना, तो हम कर रहे हैं क्या, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करें, हां सर करो, करते हैं। एफ यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जगह आपने क्या लिखा, t-1, लेकिन t-1 ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, देखो m0 l0 t-1, याद आया, क्योंकि कंपेयर करना पड़ेगा ना, इधर वाले m को इधर वाले m से कंपेयर करना पड़ेगा, इधर वाले l को उधर वाले l से, याद आ रहा है, इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा। इज इक्वल टू c तो डायमेंशनलेस है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, m पर आते, m क्या है, m है मास, तो मास की पावर है x।
है ना, इसका डायमेंशन m है, उसकी पावर x है। k का क्या है, k का ये लिखा हुआ mt माइनस टू, mt माइनस टू है ना, और उसकी पावर क्या है बेटा, y है। सही है, तो एक बार इसको ढंग से लिख लूं, है ना, k डाल लेता हूं यहां पर, k नहीं c डाल लेता हूं, c है साथ में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक बार इसको ढंग से लिख लें, जरा लिख लेते हैं। देखो m की पावर यहां पर क्या क्या आ जाएगी, यहां आ जाएगी सर एक तो x है और यहां पर y है, तो x प्लस वाई, बोलो हाँ या ना। अच्छा l की पावर क्या रहेगी सर, l की पावर तो जीरो ही रहेगी यहां पर भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, और t की पावर क्या रहेगी, t की पावर रहेगी सर -2y, और यहां पर देखो m0 l0 और t -1। करो भाई, m से m को कंपेयर, l से l को कंपेयर और t से t को कंपेयर, तो भाई आप ये जानोगे कि भाई l तो है ही नहीं, इसको छोड़ दो, x प्लस वाई जीरो है, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, है ना, और -2y इज इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, y निकल के आ गया हाफ। सही है, y निकल के आ गया हाफ, तो b और c आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, और यहां पर हाफ पुट करो तो x निकल के आ जाएगा, x प्लस हाफ इक्वल्स टू जीरो, तो x बिकम्स माइनस हाफ, x बिकम्स माइनस हाफ। डी ऑप्शन एकदम सही है, ज्यादातर बच्चे डी ही दे रहे थे, है ना। तो देखते हैं भाई क्या गुल खिलाया तुमने। ओके ओके, ठीक है ठीक है, यहां कुछ प्लस माइनस का गलती शायद मुझे लग रहा है 20% बच्चों ने कर दी है। ठीक है ना, क्लियर है ना बात, समझ में आया क्या करना है बेटा, है ना। लेकिन मेजॉरिटी बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, तो x प्लस वाई को कंपेयर कर लिया जीरो से, x प्लस वाई जीरो। ठीक है, ऐसे ही आपने -2y को कंपेयर कर लिया किसके साथ, -1 के साथ, माइनस माइनस कट गया, y निकल के आ गया हाफ, y पुट किया तो x निकल के आ गया माइनस हाफ। ठीक है, तो x माइनस हाफ है और y हाफ है। कुमारेश, रेहान, कोमल, मौली, हिमाद्री, प्राची, सत्यम, रुद्र, आदर्श, कुमारी, तन्नू। ठीक है जी, बढ़िया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यह भी सवाल आपको घर के लिए दिया गया था, 60 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करिए। पहले आप खुद ट्राई करिए आराम से। सर के पता नहीं था बेटा, थोड़ा तो गूगल करना पड़ेगा, थोड़ा तो आगे पीछे जाना पड़ेगा यार। एक बच्चा आया पूछ रहा है, कह रहा है चैप्टर कब फिनिश होगा। यार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे ना चैप्टर को म्यूट पे देखते हैं। बेटा लेक्चर को म्यूट पे नहीं देखते हैं, अनम्यूट करके देखो। शुरू में बोली है मैंने ये बात कि चैप्टर पूरा हो चुका है, आज सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना, आज सिर्फ हम कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं चैप्टर के अंदर। जैसे जैसे तुम सवाल करते जाओगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। सवाल करते ही हम लोग कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बेटा। जी पोल हुआ समाप्त। आइए, कह रहा है कि फोर्स F है, वेलोसिटी V है और टाइम T है। इनको फंडामेंटल यूनिट अगर ले लिए जाएं, ठीक है, तो मास का डायमेंशन क्या होगा। बहुत आसान है भाई ये सवाल, ऐसा सवाल आपको क्लास के अंदर करवाए थे, है ना। देखो जरा, मास का डायमेंशन अपने आप में होता है m1 l0 t0, हा या ना भाई। ऐसा लेंगे ना भाई कि जो मास है ना, जो मास m है, डायमेंशन ऑफ मास निकालना ना आपको, जो मास m है वो तीनों पर डिपेंड कर रहा है। फोर्स की पावर a पर, वेलोसिटी की पावर b पर और टाइम की पावर c पर डिपेंड कर रहा है। सही है, तो आपको सबके डायमेंशन पता तो है, तो रखो और खत्म करो इसको। मास का डायमेंशन क्या होता है, मास का डायमेंशन होता है m1 l0 t0। ऐसा क्यों लिख रहे हो सर, अरे उससे कंपेयर होगा, इधर वालों से कंपेयर भी तो करना है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, ये तो याद रखना है, की पावर a। वेलोसिटी होती है lt-1 की पावर b, और t तो t है और उसकी पावर क्या, c। सही है, तो एक बार जरा इसको ढंग से लिख लें हम। m की पावर क्या लिखूं भाई, m की पावर क्या लिखूं, और कहीं m नहीं है, नहीं है, सिर्फ m का a ही है। अच्छा l की पावर क्या लिखूं, l की पावर a लिखूं, हां
एल की पावर बी लिखूं, हां तो ए प्लस बी, सही है, सही है। यहां से एल की पावर ए हो गई, यहां से एल की पावर बी हो गई। ठीक है, अब बारी आती है टाइम की। टाइम को कैसे लिखूं? देखो भाई, लंबा चौड़ा बनेगा, -2 आएगा, यहां से क्या आएगा, -b आएगा, और यहां से आएगा +c। ठीक है जी, और इधर आ जाओ जरा, m1 L0 T0 करो भाई, m से m कंपेयर, l से l कंपेयर, और t से t कंपेयर करिए, करिए करिए, और बताइए क्या आएगा। सर a आएगा 1, m से m को कंपेयर किया तो पहली इक्वेशन आ गई, a बराबर 1। दूसरा है a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहां पर 1 रखो जरा, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। बी क्या आ गया सर, बी आ गया -1, वाह भाई वाह, 2 निकल गए, ए आ गया, बी आ गया, 2 पावर है तो आ गई, तीसरी रह गई, तीसरी रह गई, क्या करें, -2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो ए को रख दो 1, 2 इंटू 1, बी को रख दो -1, और सी निकाल लो। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, 2 वैल्यू रखी, तीसरी आ जाएगी। देखो ये क्या आया, -2, ये आया +1, ये आया +c इज इक्वल टू 0। -2 -1 क्या होगा, -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, और सी क्या आ गया, सी आ गया 1, सी आ गया 1, सही है। तो ए का 1 उठा के यहां डालो तो मास की प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, फोर्स की पावर 1, ए की जगह पर 1 डाला, फोर्स की पावर 1, बी की पावर -1, यानी वेलोसिटी जो है वो है -1, और टाइम का है c, तो c 1 है ना। तो F1 v-1t, F1 v-1t, डी आंसर है इसका, डी आंसर है इसका। देखे भाई क्या किया आप लोगों ने, देखे भाई क्या किया है, क्या किया है भाई, ये क्या किया है ये। अनस, अनाहिता, जैनब, अनुष्का, कुमारेश, नाम पुराने पुराने दिख रहे हैं, अनन्या, अंजनी, प्रियांशु, अलंकृत, श्रीशांत, इसमें से 4 नाम मुझे पुराने दिखे हैं। देखो भाई दोबारा से समझो, आपने मास का डायमेंशन निकालना था फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में, तो फोर्स का ए, वेलोसिटी का बी, टाइम का सी ले लिया, ठीक है। इधर मास का डायमेंशन लिखा, वो क्या होता है, m1 L0 T0, यही लिखना पड़ेगा, और उधर उनका लिखा, बस m से m कंपेयर, l से l कंपेयर, t से d कंपेयर, कंपेयर करके निकाल के, और यहां पर वैल्यूज को रख देना है, बस हो गया। तो फोर्स की पावर 1 आ गई, वेलोसिटी की पावर -1 आ गई, ये देखो वेलोसिटी की पावर -1, और टाइम की पावर +1, ठीक है ना। कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगी, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगी। अगर भूल गए हो कि कैसे करना था तो इसीलिए तो प्रैक्टिस सेशन लाया हूं, ताकि आपको याद आ जाए, इसलिए तो प्रैक्टिस सेशन करते हैं, ताकि चीजें हम लोग याद रखें, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे पोल का टाइम बढ़ाओ, पोल का टाइम कैसे बढ़ाऊं, ये तो होमवर्क था, ये तो आपको तुरंत देना, मुझे तो यहां पर आपको टाइम देना ही नहीं चाहिए, ये तो होमवर्क दिया था, और ये तो उसी टाइम करना था जिस टाइम ये होमवर्क दिया था, सोने से पहले करके सोना था इसको। तो मेरी वेट थोड़ी ना करनी थी कि मैं आऊंगा, सवाल लाऊंगा, सुंदर सुंदर यहां पर डायग्राम बनाऊंगा, फुलकारियां बनाऊंगा यहां पर, और यहां टाइमर लगाऊंगा, फिर 1 मिनट के बाद इतनी सारी बातें तुमको कहूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो होमवर्क दिया था आपको, ये तो करके सोना था, आपको तो टाइम चाहिए ही नहीं, फिर भी टाइम दे रहा हूं, फिर भी टाइम दे रहा हूं आपको। करिए भाई, ट्राई करिए सवाल। हाँ जी, समय हुआ समाप्त। क्या बन रहा है आंसर,
क्या हमारा आंसर भाई? सी। ज्यादातर बच्चे सी कह रहे हैं। बेटा समझो, रेडियस दे रखा है आपको स्फेयर का, ठीक है, रेडियस दे रखा है 1.41 सेंटीमीटर। आपसे वॉल्यूम पूछी हुई है, क्या होगी? अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक बतानी है आपने। अप्रोप्रिएट क्या होता है? अप्रोप्रिएट ये होता है कि भाई जिसके अंदर आपको ये दिया हुआ है उसी के अंदर आपने आंसर करना है। तो मुझे ये बताओ कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर बन रही है यहां पर, बताइए, या सिग्निफिक कितनी है? इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं भाई, बताओ? 1.41 के अंदर कितने सिग्निफिक हैं? 3। शाबाश। तो आपका आंसर भी 3 सिग्निफिक में होना चाहिए। बात खत्म, बात खत्म। रूल भूल गए क्या? मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर कितने सिग्निफिकेंट लेके आते हैं? जो लीस्ट का होता है। अब लीस्ट ही 3 है, अब लीस्ट ही 3 है, तो आंसर 3 में आएगा। और 3 किसके सिग्निफिकेंट है? या तो इसके या तो इसके। ये नहीं हो सकता आंसर, और ना ये हो सकता है। ना तो ए आंसर हो सकता है क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट है। देखो, इसके लिए तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है भाई, इसके लिए तो आपको पेन भी नहीं उठाना। यहां देखो 5 सिग्निफिकेंट है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब या तो 11.7 होगा या 117 होगा। 117 हो नहीं सकता, बहुत ज्यादा है। तो 117 तक तो जा ही नहीं सकता है, बहुत ज्यादा। इसका आंसर सी है। लेकिन आपको पूरा फॉर्मेट सॉल्व करके दिखाता हूं। आओ देखो, आओ देखो भाई, देखो, कोई नहीं, घबराओ मत। वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 है, पाई होता है बेटा 3.14, ठीक है। रेडियस दे रखी है 1.41 इंटू 1.41 इंटू 1.41, सही, सही, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व कर भी लूं, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर भी लूं, तो भी 11 पॉइंट कुछ 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 आंसर आएगा, है ना? लेकिन उसको कितनी सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, ये सोच के बताओ जरा। 11 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, वो मुझे पता है। आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे काट दोगे, कुछ कुछ कटेगा, है ना? लेकिन जो आंसर आपका आना है वो 11 पॉइंट कुछ 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 आएगा, काफी अंदर तक आएगा वो। लेकिन क्या आपको 5 सिग्निफिकेंट रखने हैं क्या? नहीं। क्या आपको 4 सिग्निफिकेंट रखने हैं क्या? नहीं। आपको जो गिवन था उसी में 3 सिग्निफिकेंट थी, तो बस यहां पर आपको एक और लगाना है, बात खत्म। समझ गए ना? तो 11.7 इसलिए आपका आंसर है, समझ गए ना? 11.7 इसलिए तो आपका आंसर है, ठीक है। बाकी आप चाहते हो इसको सॉल्व करना, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, एग्जैक्ट सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेटर चाहिए भाई, मतलब लंबा चौड़ा हो जाएगा। कैलकुलेटर नहीं भी चाहिए तो भी लंबा चौड़ा हो जाएगा। देखो 1.41, ये 2.8 के आसपास कुछ आएगा। इसको अगर मैं 3 मान के काट दूं तो 4 3 12 से थोड़ा कम आ रहा है ना? ये 3 बन रहा ना, 2.8 लगभग 3 बनेगा। 4 3 12 से थोड़ा कम है, यानी 11 पॉइंट कुछ 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 है। लेकिन कितना कुछ कुछ करना है? उतना ही कुछ कुछ करना है जितना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिए तो आपने आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही देना है। यहां लिखा हुआ अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डालनी है, समझ गए ना? तो इसलिए 3 सिग्निफिक में ही आपने आंसर करना था। देखते हैं क्या किया है, ठीक है भाई। 54 मतलब 50 से ऊपर चला गया। रिहान, सार्थक, अनुष्का, दिशा, ऋषभ, अमान, अंकित, अनन्या, आयुष, जैस्मिन, ठीक है। लीजिए एक और सवाल, ट्राई करिए, ट्राई करिए। 2020 का सवाल है, नीट का। हाँ 11 पॉइंट कुछ 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 आएगा। बेटा माइनस कर रहे हैं तो ध्यान से पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना। और पता है इसका आंसर भी आप वैसे ही दे सकते हो बिना पेन उठाए। ट्राई करो, ट्राई करो एक बार, बिना पेन उठाए इसका आंसर देने की ट्राई करो। कोई जरूरी नहीं है कि माइनस करना ही है, बिना पेन उठाए भी इसका आंसर आप कर सकते हो। अभी दिखाऊंगा कैसे करना है।
टाइम पूरा होने दो, फिर बताता हूं बिना पेन उठाए कैसे आंसर करना है इसका। ऑप्शन गलत पर टिक हो गया क्योंकि नाम लाना चाहते हो ना अपना। बोला था नाम पर नहीं काम पर ध्यान दे भाई। हाँ जी, सबसे पहले यह बताइए, एक चीज आपको दे रखी है 9.99, दूसरी दे रखी है 0.0099। मुझे बताओ इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? याद आ रहा है? इसमें डेसिमल प्लेसेस वाला रूल लगता है, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर वाला नहीं लगता, वो लगता है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। प्लस और माइनस में क्या लगता है? प्लस और माइनस में हम लोग डेसिमल प्लेसेस को देखते हैं। यहां डेसिमल प्लेसेस है बेटा 4 और यहां पर है 2, तो आपका आंसर किस में होना चाहिए? याद आया? रूल याद आया? रूल याद आया? यहां डेसिमल प्लेसेस है 4, यहां है 2, आपका आंसर जो होना चाहिए वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही होना चाहिए बस। तो कौन सा आंसर सही है फिर? 2 डेसिमल प्लेसेस में कौन सा आंसर होना चाहिए भाई? कौन सा आंसर बनता है? ए बनता है। खत्म खत्म, कुछ नहीं करना, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। रूल याद रखने थे, कोई बात नहीं, रिवाइज ही तो कर रहे हैं, रिवाइज ही तो कर रहे हैं। लीस्ट वाला डेसिमल प्लेसेस लेते हैं ना बेटा। ठीक है, आओ इसको पूरे लंबे फॉर्मेट से करवाता हूं। यहां 2 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको, उसके बिना तो माइनस नहीं होता है। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, है ना, यहां तक 10 आ चुका होता है, यहां 9 आता, 9 में से 9 गया 0, यहां 9 से 1 गया था तो 8 रह गया होगा, 8 यहां आ गया, 9 यहां आ गया और 9 यहां आ गया, 9.9801। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ करना है मुझे लीस्ट तक, लीस्ट मतलब 2 तक राउंड ऑफ करना है मुझे। तो 2 तक राउंड ऑफ कैसे होगा जरा देखो, राउंडिंग ऑफ कर रहा हूं, राउंडिंग ऑफ कर रहा हूं, जरा देखो लास्ट वाला डिजिट चेक करो। रूल याद करवा रहा हूं, रूल याद करवा रहा हूं, रूल याद करवा रहा हूं। लास्ट डिजिट चेक करो, क्या ये 5 से छोटी है, 5 से बड़ी है या 5 के बराबर है? 5 से छोटी, 5 से बड़ी या 5 के बराबर? 5 से छोटी, 5 से बड़ी, 5 के बराबर? 5 से छोटी, छोटी है तो इसको हम इग्नोर करते हैं, छोटी है तो इग्नोर करके 980 लिख दो। ठीक है, अच्छा अब चेक करोगे ये वाली जो डिजिट है, ये वाली डिजिट है 5 से छोटी, 5 के बराबर, 5 से 5 से बड़ी तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 5 से छोटी है, छोटी है तो फिर पीछे वाला उठा लो, फिर उसको छोड़ के बाकी सबको लिख लो। अब बताओ भाई ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक है कि नहीं है? हाँ है, तो 9.98 इज द आंसर। समझ गए ना? 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसको राउंड ऑफ करना था। ठीक है, राउंडिंग ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस इसको बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करना था? इसको राउंड ऑफ करना था आपने, तो 9.98 इज द आंसर। ठीक है, एक ये सवाल मैंने आपको दिया था, इसका क्या आंसर था? ए 61। क्या बात है भाई। अनाहिता, श्वेता, सार्थक, कुमारेश, अब्दुल, अंजनी, हर्ष, रुद्र, प्रियांशु, मौली, बहुत सारे बच्चे वही 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 रिपीट हो रहे हैं। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। देखो इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, आप लोग कमेंट में आंसर करो, आप लोग इसका कमेंट में आंसर करो। देखो भाई 3 रेजिस्टेंस दे रखी है, R1, R2, R3, सीरीज में जोड़ दिया, वाह भाई वाह। यानी तीनों को ऐड करना है क्या सर? हां बेटा, तीनों को ऐड करना है, तो ऐड करके फाइनल आंसर आपको बताना क्या आएगा। ठीक है बेटा, जब ये तीनों ऐड होंगी, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है? सीधी सीधी ऐड होती है, हाँ या ना? सीधी सीधी क्या होती है बेटा? ऐड होती है ना? तो ये 3, ये 2 और ये 5 मिलके कितना हो गया? ये मिलके हो गया 10। ठीक है, और एरर्स भी क्या होंगी? इनकी ऐड होंगी, एरर को भी ऐड करो। 0.3, 0.1, 0.4 कितना आया? 0.8 आया, तो 10 प्लस माइनस 0.8 ओम। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, समझ गए? बहुत इजी। एरर तो ऐड ही होगी, एरर हमेशा ऐड होती है, एरर हमेशा ऐड ही होगी। ठीक है, चाहे तुम मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तुम डिवाइड कर लो, चाहे तुम प्लस कर लो, चाहे तुम माइनस कर लो। हां, लेकिन जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो फॉर्मूला अलग टाइप का होता है, वो डेल्टा डेल्टा वाला, याद आ गया ना? डेल्टा ये बाय वो, डेल्टा ये बाय ये, डेल्टा ये बाय वो, इस तरीके से होता है वो फॉर्मूला मल्टीप्लाई और डिवाइड में। ठीक है ना? एरर हमेशा ऐड ही होती है। आगे चलते हैं। लो जी, ये आपको सवाल दिया था, ट्राई करो एक बार, घर से करने के लिए दिया था आपको सवाल। फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, ट्राई करो। कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, गलत हुआ तो कोई बात नहीं। सीखने आए हैं, सीखने का सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, सीखने का सिलसिला चलता रहेगा, सीखने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए।
ये मुझे लग रहा है बच्चे करके आए हैं घर से, है? ये सवाल एनसीईआरटी की किताब से है। चलिए भाई, टाइम हो गया अप। आओ देखो, इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग द फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें से आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है क्या होगी। तो भाई वो तो यहां पर है, वो तो यहां पर है, देखो जरा, वो तो अंदर दबी हुई है इसके, 2 पाए अंडर रूट एल बाय जी, वो तो यहां दबी हुई है। जी कैसे निकलेगी? तो जी को बाहर निकालना पड़ेगा, जी को हमको बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे? आओ देखो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। आराम से देखो, यहां पे स्क्वायर किया टी स्क्वायर हो गया, यहां स्क्वायर किया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का पाई स्क्वायर हो गया, इसके ऊपर से रूट हट गया, एल बाय जी आ गया बेटा, ये है कि नहीं? है ना? तो जी को ऊपर ले जा, टी स्क्वायर को नीचे ले जा, आ गया जी बाहर। ऐसे निकालते हैं जी को बाहर, है ना? जी को हमने रेस्क्यू कर लिया है, रेस्क्यू टीम आई थी और जी को निकाल के ले गई। ठीक है, अब क्या, अब क्या? अब देख, तेरे सामने जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, देख बेटा, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, छोड़ दे, कांस्टेंट है, इसकी टेंशन ना ले, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट होता है, इसकी टेंशन नहीं लेते। बचा क्या? एल बाय टी स्क्वायर बचा। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहे हैं ना, सोच, एल टी स्क्वायर से क्या हो रहा? डिवाइड हो रहा ना, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएगा? एरर वाला फॉर्मूला कौन सा लगाएगा? एरर वाला जो कल सिखाए थे, जो कल सिखाए थे वो वाले फॉर्मूले। जी को क्या लिखेगा बेटा? जी को लिखेगा डेल्टा जी बाय जी, हा या ना? हा या ना? ठीक है, और इंटू में 100 कर दे, क्योंकि परसेंटेज में बातें कर रखी हैं। देख 1%, देख 2%, देख यहां भी परसेंटेज में बातें हैं, है कि नहीं? तो जी को डेल्टा जी बाय जी इंटू 100। एल को क्या लिखेगा? 4 पाई को तो लिखने की जरूरत नहीं, एल को क्या लिखेगा? एल को लिखेगा डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस एरर, प्लस होती है, एरर हमेशा ऐड होती है, क्योंकि आप एरर छुपाते नहीं, उजागर करते हो, बताते हो, एक्सपोज करते हैं एरर को हम यहां पर। ठीक है, फिर आता है टी स्क्वायर। अब इस टी स्क्वायर का क्या करेंगे? अरे सर वही करेंगे, डेल्टा टी बाय टी इंटू 100, और भाई इसके साथ 2 लगा हुआ तो 2 आ जाएगा इसके बगल में। याद आया? याद आया? जो भी पावर होती है वो बगल में आ जाती है ना, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो पुट कर दो, पुट कर दो भाई, पुट कर दो, इसको ऐसे कैसे रहने दो, डेल्टा जी बाय जी इंटू 100, ये तो आपको पता ही नहीं है। इसके अलावा डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 क्या है? लेंथ में कितनी एरर आई है? 1% की एरर आई है। अच्छा, अच्छा भाई, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 क्या है? लेंथ में आई है 1% की एरर, और टाइम में आई है 2% की एरर, यानी प्लस 2 इंटू 2%। कितना आ गया भाई? ये 1%, ये 4%, कुल मिला के हो गया 5%। 5% इज द आंसर, बी। ठीक है, गलती से मिसक्लिक हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तरीका समझ में आना चाहिए कि करना कैसे है। ठीक है, करना वैसा ही है जैसे कल करवाए इतने सारे सवाल आपको। ठीक है, यही तरीका है। बी, 23% बच्चों ने ही सही किया केवल। हर्ष, अनुष्का, सार्थक, डैनियल, पार्थ, श्वेता, अनुष्का, प्रियांशी, ऐश्वर्या, अंकिता, लगभग 4-5 बच्चे पुराने थे इसमें भी। ठीक है, ठीक है, क्लियर होगी बात? बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकालना था इस फॉर्मूले में से, सही है? तो उसको बाहर निकाल लो ना, उसको उसके फॉर्म में लिख दो ना, बना करके लिख दिया, लिख दिया। उसके बाद ये आपको सिंपली कन्वर्ट करना आता ही है, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, परसेंटेज एरर वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, बस पुट करो और आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। ये मैंने आपको कल करके दिया था, सॉल्व किया, सॉल्व किया। ये 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं। ये मैंने आपको कल ही दिया था, सब कुछ लिखा हुआ इसके अंदर, केवल पुट करना है, केवल इसमें चीजें पुट करनी और कुछ नहीं है।
बेटा जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप बिना पेन उठाए आंसर निकालोगे। ये ऐसी गजब चीज है, मेरे को इतना लिखना पड़ता है आपको समझाने के लिए, नहीं तो अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे आऊं तो ये आंखों से सॉल्व हो जाते हैं सवाल, इनके लिए पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये खाली प्रैक्टिस की बात है, ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है और कुछ नहीं। क्या टाइम पे आया हूं मैं, है ना। आइए, आपको परसेंटेज एरर बतानी है डेंसिटी के अंदर, यानी आपको ये एलएचएस फाइंड करना है, ठीक है। तो बाकी सब में चीजें रखते चले जाओ, क्या ही है, क्या ही है इसमें। डेल्टा एम बाय एम करना, डेल्टा एम कहां, ये रहा, एम कहां, ये रहा, आओ रखो, आओ रखो। 0.003 डिवाइड बाय 0.3 इंटू 100, ये रख दिया, ठीक है ना, ये पूरा रख दिया यहां पर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर बाय आर। डेल्टा आर क्या है, 0.005, 0.005 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल कहां है, वो रहा 0.06 डिवाइड बाय 6 इंटू में 100। सही है, अब इसको सॉल्व करना है आपने, और तो कुछ नहीं है, और तो कोई समस्या ही नहीं है। क्या दिक्कत है, आओ देखो, आओ देखो सॉल्व करें। पॉइंट हटा, 3 जीरो लेके आ, एक और पॉइंट हटा, एक और जीरो ऊपर ले आ। देख 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, 1 आ गया। इस पूरे का आंसर 1 है, ठीक है। मैथ करनी है बस, मैथमेटिक्स है और तो कुछ नहीं। ये देख, इसका पॉइंट हटा, नीचे 1000 लेके आ, इसका पॉइंट हटा, ऊपर 1000 बना दे। 1000 से 1000 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1। ये 2 इंटू 1 हो गया 2, ये 2 इंटू 1 हो गया 2, प्लस इसका पॉइंट हटा बेटा, नीचे 100 लेके आ, 100 से 100 कट गया, 6 से 6 कट गया, 1 प्लस में 1, कितना आ गया बेटा, 4% आंसर है। चल खत्म। क्या है यार ये, क्या है ये, सवाल है कोई? सब कुछ तो करके दिया, केवल मैथ्स। चलो ठीक है, 52%। खुशप्रीत ढिल्लो, जैनब, अनन्या, हर्ष, कैप्टन अब्दुल समद, बसवती, सार्थक, अंकित, अनुभव, वंशिका, बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए कुछ सवाल जो मैं अपनी तरफ से लेके आया हूं ट्राई करते हैं, ठीक है। कुछ सवाल जो मैं अपनी तरफ से लेके आया हूं ट्राई करते हैं। पोल मैंने लगा दिया है, ठीक है। आप ट्राई करिएगा, बताइएगा कितने बने कितने नहीं बने, ठीक है। बताइएगा कितने सवाल बने कितने सवाल नहीं बने। चलो ट्राई करो। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यूनिट चेंज क्यों नहीं किया पीछे। अबे यार, कैसे आदमी हो तुम यार, कैसे आदमी हो बे। बाद में लगाएंगे पोल, बाद में लगाएंगे पोल। कौन सा यूनिट चेंज नहीं किया मैंने, किस यूनिट की बात कर रहे हो? अच्छा, लेंथ सेंटीमीटर में है और रेडियस मिलीमीटर में है, इस यूनिट की बात कर रहे हो क्या? इस यूनिट की बात कर रहे हो? हां, इस मिलीमीटर को चेंज करना चाहिए था, ये कह रहे हो क्या? है, ये कह रहे हो इस मिलीमीटर को चेंज करना चाहिए था? कौन सी यूनिट की बात कर रहे हो, बोलो। है ये यूनिट, ये यूनिट, ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है ये ग्राम में है, इसकी बात कर रहे हो क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। इधर देख, इधर देख, ये देख। तुम्हें लल्लू लाल मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, ऐसे ही नहीं कहता हूं, रीजन है, रीजन है, विद रीजन विद फैक्ट्स कहता हूं। एक बात बता, अगर मास में कोई चेंज आया है और वो ग्राम में आया है, तो नीचे जो ओरिजिनल वैल्यू है वो भी तो ग्राम में है, तो ग्राम से ग्राम कट गया। क्या कोई यूनिट दिख रही है आपको यहां पे? अगर यह डेल्टा आर, आर में रेडियस में गड़बड़ अगर मिलीमीटर में आई है, तो ओरिजिनल भी तो मिलीमीटर में ही है, तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया। क्या कोई फर्क पड़ रहा है? क्या यूनिट से कोई फर्क पड़ा? इधर देख, अगर तूने लेंथ में कोई गलती कर दी तो वो गलती सेंटीमीटर में करी है ना, तो ओरिजिनल वैल्यू भी तो सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर। बेटा सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से,
एरर करते टाइम ना, खासकर जब भी आप ऐसी फ्रैक्शनल एरर करो, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर करें या परसेंटेज एरर करें, तो यूनिट का ध्यान ना रखें, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। इसलिए यूनिट को चेंज करने का कोई औचित्य नहीं है, खामखा खामखा लल्लू लाल बनने वाली बात है, खामखा क्वेश्चन को एक्सटेंड करने वाली बात है। करने को कर सकते थे यहां से, फिर इसको भी चेंज करता, इसको भी चेंज करता, ठीक है ना, 100 चीजों की भसड़ पालता। इससे अच्छा ऊपर भी नीचे भी सेम यूनिट वाले हैं, कटने ही है, वो तो कटने ही है बेटा, है ना। वेरी डीप एनालिसिस के बाद ही मैंने तुम्हारा नाम लल्लू लाल रखा भाई, ऐसे नहीं रखा। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताओ। मेरे को बड़ी चिंतन करनी पड़ी है इस पर कि तुम्हारा क्या नाम रखा जाए। बच्चे कह रहे कि सर आप कबूतर बुलाते थे, नींव में थे हम तो ईंट पत्थर बुलाते थे, तो अब उदय में आ गए हैं, हमारा क्या नाम रखोगे। मैंने कहा भाई सोचना पड़ेगा, अभी एकदम से नहीं रख सकते, हृदय से आता है वो। तो मैंने बहुत ही डीप एनालिसिस करी, ठीक है ना, उसके बाद ही मैंने ये पाया कि तुम लल्लू लाल कहे जा सकते हो। हाँ जी, देखो सवाल क्या है मैं समझा देता हूं आपको, इस सवाल की हिंदी में आपके लिए कर देता हूं, ठीक है। आओ सुनो, सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंसिडर्ड एज अ ग्रुप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। भाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं ये बताओ। हाँ जी, फंडामेंटल की डेफिनेशन क्या, फंडामेंटल हम किसको कहते हैं, है जी, फंडामेंटल हम किसे कहते हैं। फंडामेंटल हम उसे कहते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे, जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे। तुम कहते हो सर डेफिनेशन लिखवाया करो, डेफिनेशन कौन सी तुमको याद रहती है, कौन सी डेफिनेशन तुम याद कर लेते हो, मुझे ऐसी हिंदी में लिख के बताना पड़ता है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेटा जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे, जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे। अब वो चुनो इनमें से जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। ये देखो, ये मास है, ये मोमेंटम है, ये वेलोसिटी है। मोमेंटम के फॉर्मूले में मास और वेलोसिटी दोनों आते हैं। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी, वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों आते हैं, यह भी नहीं हो सकता। फोर्स मास एक्सेलरेशन, फोर्स के फॉर्मूले में मास एक्सेलरेशन दोनों आते हैं, यह भी आंसर नहीं हो सकता, यह भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर होगा 4 के फोर्स के फॉर्मूले में वेलोसिटी और टाइम डायरेक्टली नहीं आते, ठीक है। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। समझे फंडामेंटल क्वांटिटी का मीनिंग समझे। 16% आदित्य, अनाहिता, शाश्वत, अनुष्का, शादान, तनुश्री, दरक्षण, भूमिका, हर्ष, आभास। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं सर, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे। तो भाई ये आपस में डिपेंड नहीं करने चाहिए ना, यहां तो कर रहे हैं, यहां भी नहीं करने चाहिए थे, ये भी कर रहे हैं, यहां भी नहीं करने चाहिए थे, ये भी कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोई फॉर्मूला बनाओ, नहीं बनेगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल आसान है तो ज्यादा टाइम नहीं, 45 सेकंड्स का टाइम ही दे रहा हूं, ट्राई करिए। एक बच्चा पता क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन ही गलत फ्रेम्ड है। तो भाई मैंने तो नहीं बनाया, एनसीईआरटी का सवाल है ये, ठीक है ना, और 11th क्लास के अंदर कई बार पूछा जाता है। ये बड़े मशहूर सवाल लेके आया हूं मैं आपके सामने, ये सब मशहूर मशहूर सवाल हैं जो पूछे जाते हैं स्कूलों के अंदर, है ना। अब गलत फ्रेम्ड है कि सही फ्रेम्ड है ये तुम सोचते रह जाओ, ठीक है, और दूसरा करके ठीक निकल जाएगा आगे। आंसर क्या है भाई, फोकल लेंथ क्या होती है,
हाँ जी, हाँ जी, फोकल लेंथ सुना है ना, 10th क्लास में पढ़े थे ना। सेंटीमीटर में होती है कि नहीं होती? लेंथ है, लेंथ है, और लेंथ होगा तो M0L1T0 होगा भाई। M0L1T0 होगा भाई। कौन है ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट ऑप्शन है ए। अभी भी देख लो कितनी बचड़ बचाई है, 12 यहां, 6 यहां, 12 13 यहां। आदित्य, शिवांश, अनिक, अंकित, शुभम, अल्तमश, दरक्षण, हर्षित, जैनब, प्रखर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब नाम पहले भी सुने, ये सब नाम पहले भी देखे। अबे फोकल लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, फोकल लेंथ इज लेंथ, तो लेंथ होगा तो L1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। इतना क्या सोचना, इतना क्या सोचना। लो डायमेंशन ऑफ पावर निकालो। पावर का फॉर्मूला बता देता हूं, पावर का फॉर्मूला सुन लो। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, अब सोचो क्या करेंगे। ये सब बताया हुआ है भाई पहले, रिवाइज नहीं करते हो तो यही हाल होगा, रिवीजन नहीं करते तो यही हाल होगा भाई। हाँ जी, हो पा रहा है? ए दे रहे ज्यादातर बच्चे, देखते हैं क्या करते हो। हाँ जी, वर्क का डायमेंशन होता है ML2T-2। मैंने आपसे कहा है इसको याद कर लो, काम आएगा। ठीक है, अगर नहीं याद होता तो कम से कम फॉर्मूला तो आना चाहिए आपको वर्क का। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइड में टाइम है। तो फोर्स का तो याद है, या वो भी मास इंटू एक्सेलरेशन करके निकालते हो भाई। फोर्स का तो याद होना चाहिए। MLT-2, डिस्प्लेसमेंट का हुआ L और टाइम का हुआ T। सही है, ये L L मिलके हो जाएगा L², तो ये हो गया M1L2, क्योंकि एक L ये है, एक L ये, L² और T चला जाएगा ऊपर तो T-3 हो जाएगा भाई, ये है ना। ये T1 नीचे था, ऊपर जाके -1, तो -2 -1 इज -3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए है, M1L2 T-3। सही है, सही है, ए 51% बच्चों ने ए दिया है, सही है। आर्यन, नवेंद्र, अभिजीत, जैनब, शिवांश, उन्नति, वर्तिका, प्रिंस, वंशिका और अरकान। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लो जी, ट्राई करो। 60 सेकंड का समय, 60 सेकंड का समय, ट्राई करिए, आराम से ट्राई करो, जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना, आराम से ट्राई करो। बेटा पोल नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, वहीं पे आंसर कर दो। मैं देख रहा हूं आपके आंसर्स, कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चों के आंसर्स मैं देख रहा हूं, पोल नहीं आ रहा तो फिर अब रोने से क्या फायदा। आपकी प्रॉब्लम को मैं रिपोर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। हर बार होता है कुछ ना कुछ बच्चों का नहीं आता पोल। देखो 60 सेकंड का टाइम दिया है, क्योंकि थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के है ये सवाल, है ना। ये सवाल सीधा सीधा सवाल नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको देखना पड़ेगा। ओके, टाइम अप, पोल स्टॉप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है। शुरू करते हैं हम लोग अपनी कार्रवाई को। कह रहा है कि भाई एक फिजिकल क्वांटिटी है, पता नहीं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, हम उसको PQ लिख लेते हैं, PQ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है। कह रहा है वो एनर्जी डिवाइड बाय मास इंटू लेंथ है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, मास इंटू लेंथ है, तो एनर्जी होती है बेटा ML2T-2। जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है, याद करो, याद करो।
जो डायमेंशन वर्क का होता है वही एनर्जी का, तो जो एनर्जी का है वही वर्क का है। ml2 t-2 डिवाइड बाय मास, मास का हुआ एक m और लेंथ का हुआ एक l। बोलो कोई दिक्कत? क्या करूं अब, क्या करूं भाई? अब मास से मास काट देता हूं, एक लेंथ से एक लेंथ काट देता हूं, क्या बचा बेटा? LT-2। किससे मैच हो रही है इसकी डायमेंशन? आओ देखें, आओ देखें। फोर्स की होती है बेटा MLT-2, पावर की होती है बेटा MLT-3, यही थी ना, यही थी ना, ML2T-3, हाँ सॉरी ML2T-3। अच्छा, प्रेशर की होती है फोर्स अपॉन में एरिया, है ना, तो ये होती है ML-1T-2। तो एक्सेलरेशन की हुई LT-2, यानी आंसर इज 4, आंसर इज डी, आंसर इज डी। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुमारेश, दरक्षण, प्रखर, जहरा, हरमन, फरदीन, तनिष्क, समीर, नवेंद्र, प्रंजय, ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। एनर्जी का डायमेंशन ऊपर। बेटा ये डायमेंशन थोड़े थोड़े हैं जो मैंने आपको क्लास में करवाए थे, 15 के करीब करवाए थे, ये याद होने चाहिए, 15 के करीब मैंने करवाए थे, याद होने चाहिए। अब अपनी रैंक मत, रैंक लिख रहे हो, बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया। अगर सही हुआ, सही पर फोकस करो, ठीक है ना, करेक्ट आंसर पर फोकस करो, अपने नाम को यहां लाने के चक्कर में गलत मत करो, अपने नाम को यहां लाने के चक्कर में गलत मत टिक करो, सबर से काम करो, कोई बात नहीं। नाम आए आए, नहीं आए ना आए, कोई बात नहीं। हाँ 22, 21, 22 करवाए थे, जितने भी करवाए थे वो, है ना, धीरे धीरे याद होंगे बेटा। हाँ ऐसा ही सिमिलर सवाल डीपीपी का भी था। चलिए टाइम अप होता है और हम अपनी कार्रवाई को शुरू करते हैं। आओ देखो, कह रहा है फोर्स दी हुई है, एफ फॉर फोर्स, देखो लिखा हुआ फोर्स एफ इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट एक्स। ये जो एक्स है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये जो टी है ये टाइम है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एफ इज इक्वल टू ए कॉस बी एक्स, ठीक है, प्लस सी साइन डी टी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो आपसे ये कह रहा है कि भाई एक तो डी और बटा बी, डी डिवाइड बाय बी का डायमेंशन बताओ क्या होगा, ठीक है। डी और बी का डिवाइड करके देन द डायमेंशन ऑफ डी बटा बी क्या होगा, डी को बी से डिवाइड करके क्या आंसर आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। सुनिए सुनिए, देखो यार, आपको यह बात याद होगी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, है ना, जितने भी ट्रिगो वाले फंक्शंस होते हैं उनके अंदर कुछ भी लिखा हुआ होगा, मान लो साइन एक्स लिखा है, तो ये जो ब्रैकेट में कुछ भी लिखा होगा ना, दिस इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। याद आया, है ना, ये लॉजिक याद आया। एक्सपोनेंट्स में भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी और लॉग में भी, तीनों में जो कुछ भी अंदर लिखा होता है वो डायमेंशनलेस होता है ना। और डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है बेटा? m0, l0, t0, जिसको 1 भी कह सकते हैं, है ना। सब 0 है तो फिर 1 ही है भाई, सबकी पावर 0 तो 1 ही आएगा। हाँ ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये जो bx है ना, कॉस के अंदर जो कुछ भी है डायमेंशनलेस है, तो जो bx है, bx कह रहा है ये पूरा डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस का मतलब 1 के बराबर है। तो x क्या है? x है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होती है l, तो यहां से b क्या आ जाएगा? b आ जाएगा 1 डिवाइड बाय l, है ना। मैं x को नीचे ले गया बेटा, समझो, मैं x को नीचे ले गया, तो ये 1 डिवाइड बाय l है, विच इज l माइनस 1, सही है, l माइनस 1। ऐसे ही b के लिए क्या करूं? अच्छा ये तो b निकाल लिया, d के लिए क्या करूं? तो ये dt भी, ये dt पूरा डायमेंशनलेस है, यानी 1 के बराबर है।
है ना। जैसे ये bx डायमेंशनलेस था 1 के बराबर, ऐसे ये साइन के अंदर जो कुछ भी है ये 1 के बराबर है, सही है। तो टाइम चला गया नीचे, टाइम चला गया नीचे 1/t, और 1/t क्या होता है बेटा, t-1 होता है। बोलो कोई दिक्कत। आपको क्या करना है, आपको d/b करना है। d क्या है, d है t-1 और b क्या है, b है l-1, सही है। तो फिर कैसे लिखा जाएगा d/b, इस l को ऊपर ले जाओ, तो m0, m तो है ही नहीं, l ऊपर आ गया +1 बन के, और यहां पे t-1 पहले से ही है, t-1 यहां पहले से ही है। तो आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर क्या आ गया, m0 l1 t-1, m0 l1 t-1, 4 इज द आंसर, सही है। समझ में आ गया बेटा। जो कुछ भी साइन या कॉस के अंदर लिखा होता है, फिर से सुन लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो कुछ भी साइन कॉस टेन लॉग इन सब के अंदर लिखा होता है वो सब डायमेंशनलेस होते हैं। डायमेंशनलेस का मतलब हो गया 1 के बराबर होना। तो बस इसको उठाया 1 से इक्वेट कर दिया, इसको उठाया 1 से इक्वेट कर दिया, सही है। ऐसे सवाल मैंने आपको करवाए थे बेटा क्लास के अंदर, 33% बच्चे पकड़ पाए। सौरभ, आदित्य, हर्षित, रुकी, रोहिनीश, स्वप्निल, फिजा, मान्या, श्रेयांश, अभी शर्मा, ठीक है, सही है। d/b करना था बेटा, b जो है वो आपका l-1 है, ऊपर जाके l+1 बन जाएगा, t-1 पहले से ही ऊपर है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लो एक और सवाल, 60 सेकंड का समय, आराम से सॉल्व करो। सही करने पर फोकस करना, जल्दी करने पर नहीं। हाँ बेटा, ऐसे सवाल पेन चलाए नहीं होते, पेन चलाना पड़ता है, बिना पेन चलाए नहीं होते ऐसे सवाल। कोई बात नहीं, ट्राई करो। चलिए पोल समाप्त, हम लोग अपनी कार्रवाई पर चलते हैं। हाँ जी, कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये रहा फॉर्मूला, U इज इक्वल टू, यू से डिनोट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, करने दो जिससे मर्जी करे, हमें क्या, हमें पता है ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इज इक्वल टू a√x डिवाइड बाय x² प्लस b। अब ये क्या चाह रहा है, अब ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि x तो डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है सर, x जो है ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है ना, और ये भी तो x है, तो ये भी क्या है, ये भी डिस्टेंस है ना। ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो कोई भी एनर्जी हो सकती है ना। तो वो आपसे चाह रहा है कि आप a का और b का मल्टीप्लाई करो, यानी a का डायमेंशन भी निकालो, b का डायमेंशन भी निकालो, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, कोई टेंशन नहीं। आओ देखो, आओ देखो क्या करेंगे। एक बात बताओ, एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे इस b का डायमेंशन निकालना है तो मैं यहां पर रूल लगाऊंगा, पोह, याद आया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी याद आया, जो प्लस के लेफ्ट में है वही प्लस के राइट में भी है या ना, है ना। अरे प्लस के लेफ्ट में भी डिस्टेंस का स्क्वायर है और प्लस के राइट में भी क्या है, डिस्टेंस है ना, तो ये भी डिस्टेंस का स्क्वायर ही तो बनेगा। अगर ये डिस्टेंस है, अगर ये l² है ना, समझ रहे हो बेटा, अगर x², क्योंकि आपको पता है ये x जो है वो डिस्टेंस है, x इज l, है ना, लेंथ, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है, सही है। तो बेटा x² क्या होगा, x² होगा l², सही है।
तो अगर ये एल स्क्वायर है तो ये भी तो एल स्क्वायर है, यानी बी भी क्या है, बी भी एल स्क्वायर ही है। समझे? जो प्लस के लेफ्ट में होता है वही प्लस के राइट में होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। इसको एज अ टर्म देखें अगर, समझो भाई, इसको अगर एज अ टर्म देखें तो भाई प्लस के लेफ्ट में जो टर्म लिखी है और प्लस के राइट में जो टर्म लिखी है, क्या दोनों का डायमेंशन सेम नहीं होगा? क्या होगा? ये पढ़ा रखा है मैंने आपको पहले, है ना? ये मैंने और ऐसा सवाल मैंने कराया भी हुआ आपको, ऐसा एक सवाल मैंने आपको कराया भी है। प्लस के लेफ्ट में जो डायमेंशन, प्लस के राइट में भी वही डायमेंशन, ठीक है? प्लस के लेफ्ट में एल स्क्वायर है तो प्लस के राइट में भी क्या होगा? एल ही स्क्वायर होगा। तो ये जो बी आ गया है, क्या आ गया बेटा? ये एल स्क्वायर आ गया। सही है? तो बी हमने निकाल लिया है, ठीक है ना? बी हमने ऑलरेडी निकाल लिया। अब आगे चलते हैं। अब हमको ए निकालना है। ए कैसे आएगा? ए कैसे आएगा? आओ देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? सर हर एनर्जी का डायमेंशन एक ही होता है। क्या? जो वर्क का होता है वो क्या होता है? वही जो टॉर्क का होता है वो क्या होता है? टॉर्क का, वर्क का, या कोई भी एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2t-2, ठीक है, इज इक्वल टू ए। और ये x, x माने डिस्टेंस यानी लेंथ, और लेंथ की पावर क्या दी हुई है? रूट। रूट का मतलब होता है हाफ है कि नहीं? जिसके भी ऊपर भाई रूट लगाओ उसकी पावर क्या होती है? हाफ होती है। तो यहां पे लेंथ की पावर क्या है? हाफ है। और नीचे लेंथ की पावर क्या होगी भाई? जब ये भी एल स्क्वायर है, ये भी एल स्क्वायर है, तो फिर जो इनका आंसर आएगा वो भी तो एल स्क्वायर ही होगा, है ना? अरे सोचो ना यार, अगर यहां पे एल स्क्वायर है और प्लस भी एल स्क्वायर में हो रहा है, तो फिर जो कुछ भी नीचे है वो सब एल स्क्वायर ही तो है कि नहीं? नीचे जो कुछ भी है, क्योंकि ये भी एल स्क्वायर है, ये भी एल स्क्वायर है, तो यहां नीचे क्या बचेगा? एल स्क्वायर ही तो बचेगा, ठीक है? तो अब ए की डायमेंशन निकल जाएगी कैसे? एल स्क्वायर को ले जा यहां और एल हाफ को ले जा नीचे। कर दें? कर दें इसका काम? ए तो ये रहा, यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा एम एल स्क्वायर t-2, और साथ में एक और एल स्क्वायर आ गया, है ना? मल्टीप्लाई में एक और एल स्क्वायर आ गया, सही। और डिवाइड में क्या है? डिवाइड में है एल हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया नीचे, एल हाफ, सही है। तो देख, एल स्क्वायर एल की पावर 4, हाफ जाएगा ऊपर। अगर 4 में से हाफ माइनस कर दूं तो क्या आएगा? सोच रहे हो? सोच रहे हो ये बात? देख भाई, एल एल की पावर 4, 4 में से हाफ गया, क्योंकि ये प्लस का हाफ था, ऊपर जाके माइनस का हाफ हो जाएगा, है ना? तो ये कितना आएगा बेटा? 4 दूनी 8 में से एक गए 7, 7/2, 7/2 आएगा। तो इसलिए ए का जो डायमेंशन बनेगा वो क्या बनेगा? एम का 1, एल का 7/2, 7/2, और टी का -2, टी का -2। ये रहा देखो, m1 एल 7/2 और t-2, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा भाई? m1 होगा, एल स्क्वायर भी है और एल 7/2 भी है और t-2 है। बेस सेम पावर ऐड, है ना भाई? बेस सेम पावर ऐड, तो पावर ऐड कर दो। 2 + 7/2 कितना होगा भाई? 2 दूनी 4, 7 और 4 कितना होता है? 11, 11/2, 11/2। तो क्या आ गया यहां से आ गया m1 एल की पावर 11/2, ठीक है ना? एल की पावर 11/2 और टी की पावर -2, टी की पावर -2, ठीक है? आंसर बन रहा है 2 सेकंड वाला, है ना? मुझे लगता नहीं आप इस पोल टाइम फ्रेम में इसको कर पाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। आदित्य, हर्षित, स्टेनी, ऋषभ, इकरा, अरकान, हर्ष, सौम्य, सागर, नित्यम, है ना? इतने से टाइम में इतना सब कुछ कर लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, पोल कराने को पोल करा देता हूं मैं, ऐसे ही दिल पे मत लिया करो, पोल को दिल पे मत लिया करो भाई, कराने के लिए करा देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सही है, आगे बढ़ते हैं। ट्राई करना 60 सेकंड का समय, ट्राई करो।
बेटा ये इजी सवाल है, इसको ट्राई करो, ये हो जाएगा। चलो मैं कराता हूं, डोंट वरी मैं करा रहा हूं, देख। आजा देख, कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड एज 2.5 सेकेंड यूजिंग अ स्टॉप वॉच विद लीस्ट काउंट इज हाफ सेकेंड। अच्छा, तो सिंपल सी बात समझ लो भाई, अगर इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। देखो यार, ये कोई आपका टेस्ट नहीं हो रहा जिसको लेके आप इतने तंग हो रहे हो, जिसको लेके आप इतना परेशान हो रहे हो कि सर समझ में नहीं आ रहा, सवाल नहीं बन रहे, यही नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, ये प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन में सवाल गलत भी होंगे और सवाल सही भी होंगे। सही होंगे तो मजा आने लगेगा, और नहीं सही होंगे तो उदास हो जाओगे। ठीक है, तो मैं आपसे चाह रहा हूं कि अगर होने लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होने लगे तो सीख रहे हैं ना। अगर सीखने के बाद भी नहीं आ रहा कि यह सवाल कैसे होगा, तो मैं उसके लिए रिपीट करने के लिए भी खड़ा हूं, मैं रिपीट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जैसे पिछला वाला सवाल था, मुझे पता है इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, कॉन्सेप्ट इसमें धेले भर का नहीं है, कॉन्सेप्ट इसमें धेले भर का नहीं है, कोई खास कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसके अंदर। ऐसा सवाल आपने पहले भी किया हुआ है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा, तो बच्चा परेशान हो जाता है। सिर्फ कैलकुलेशन इसके अंदर ज्यादा तो परेशानी हो जाती है ना, क्योंकि चीजें अंदर फंसी हुई हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें यहां पर जो आपको फंसी हुई दिखी हैं। यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी लगाना पड़ रहा है, यहां पर डायमेंशनों को याद भी करना पड़ रहा है ना। मैं आपका दर्द समझ रहा हूं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं भाई। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, मुझे पता है आपके लिए सब कुछ नया है, और जो भी चीज नई होती है ना वो मुश्किल लगती है पहली बार में, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रोने लगोगे, परेशान होने लगोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधा सवाल अगर ऐसे लेवल का है तो फिर तभी तो वो साइंस ले रखा है। समझ रहे हो बात को। अगर हर कोई कर लेता तो फिर सब लोग ही साइंस ले लेते ना भाई, सब लोग तो साइंस नहीं लेते। क्लास का 10th क्लास में आप लोग थे, है ना, उसके बाद 2 बैच बनते हैं साइंस के, एक मेडिकल एक नॉन मेडिकल, है ना। 2 बैच बनते हैं कॉमर्स के, 1 या 2 बैच बनते हैं ह्यूमैनिटीज के, है ना। तो हर बच्चा ही साइंस ले लेता फिर तो, अगर सबके बस की होती तो। अगर आईआईटी जेई एडवांस लेवल पर पढ़ना, जेई एडवांस अगर आसान होता तो हर कोई आईआईटी में नहीं बैठा होता क्या। खुद सोचो, खुद सोचो। तो चीज तो टफ है ना, हर चीज का अपना एक लेवल होता है ना। कभी ना कभी जब 8th से 9th में गए थे तो 9th का भी तो एक लेवल था कि नहीं था। उस लेवल को आप लोगों ने पार किया कि नहीं किया, बताओ बताओ। अगर वो चीज आपको टफ लग रही थी, उस चीज में आपको बड़ा सा जंप लगा था, गैप लगा था, तो उसको भी तो पार किया ना। 9वीं पास करी ना, 10वीं पास करी ना, तभी सोचा कि भाई साइंस लेते हैं, तभी अच्छा रिजल्ट आया आपका, 80% आया, 90% आया, 95% आया, जो भी आया। उसके बाद ही तो सोचा ना आपने कि भाई 11th में हम लोग साइंस लेते हैं, या साइंस लेके देखते हैं कैसी लगती है कि नहीं। तो ये वाला जो लेवल आपको फील हो रहा है ना, वो भी पार हो जाएगा, वो भी पार हो जाएगा। कैसे पार होगा, कैसे पार होगा? ऐसे पार होगा कि जब आप सवालों को करोगे, ठीक है ना, जब आप सवालों को करोगे, सवाल पहली बार में नहीं निकलेगा, ये सबको पता है। आप कोई सी किताब उठा के देख लो, आपका मन कर रहा है ना रेफरेंस बुक बाय करने का, कर ले बेटा, कर ले। आज तेरे को छूट दे दी मैंने। अभी तक तो जो मैं दे रहा था वही तू कर रहा था, जो मैं सवाल ला रहा हूं वही सवाल तू कर रहा है, और वो सवाल तेरे से नहीं बन रहे तो तू मुझ पे गरिया रहा है। एक काम कर, तू जो मन करे वो किताब उठा के ले आ बाजार से, ठीक है ना, जो मन करे वो किताब उठा के ले आ और सवाल कर, कर सवाल, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप पता चल जाएगा आटे दाल का क्या भाव है, अपने आप पता चल जाएगा लेवल क्या है। मुझे पता है लेवल कैसे उठाना है, उस किताब को नहीं पता। वो जो किताब आप खरीद के लाओगे और आप कभी उसको उलट पलट के देखोगे, कभी कोई क्वेश्चन लगाओगे, कभी कोई क्वेश्चन लगाओगे, आपको आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मैं कुछ धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए आपके सामने सवाल लेके आ रहा हूं ना, तो उस चीज का मुझे एक्सपीरियंस है कि आपको कैसे सवाल करवाने हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर आप मुझ पे गरियाओ तो गरियाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं सुन लूंगा।
लेकिन अगर वो बुक लाने के बाद, वो किताबें लाने के बाद आपसे सवाल नहीं बने और फिर तुम डिमोटिवेट हो गए, ठीक है ना, फिर तुम मेरे पास मत आना ये कहने के लिए कि सर हमने सवाल लगाए, 10 सवाल लगाए, 10 के 10 ही नहीं बने। सर सॉल्यूशन देखा तो सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आया, फिर तुम उसकी फोटो खींच के मुझे मत भेजना इंस्टाग्राम पर कि सर इस सॉल्यूशन में क्या लिखा है बता दीजिए, पहले ही बता रहा हूं मैं। तो भाई जो लेवल अप हुआ है ना, वो लेवल फील तो होगा, आंसू तो निकलेंगे, दर्द तो होगा, आग तो लगेगी, जलन तो मचेगी नहीं तो 11th का लेवल फील कैसे करोगे? सब चीजें मक्खन की तरह नहीं है 11th क्लास में बेटा, प्लीज इस बात को मानिए। आप 8 लेक्चर पढ़ चुके हो, एक चैप्टर के आपने 8 लेक्चर पढ़े, आज 8वां लेक्चर है, 7 लेक्चर पढ़ चुके हो, आज 8वां है, अभी भी सवाल नहीं बन रहे। क्या ऐसा 10th में होता था? बताओ मुझे, क्या ऐसा आप लोगों के साथ? आप लोग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, क्लास 10th के अंदर आप सबकी अच्छी अच्छी परसेंटेज आई है, आप सबने खूब मेहनत करी है। कोई उड़ान बैच से होगा, कोई उड़ान बैच से नहीं भी होगा, है ना, कोई वॉरियर से होगा क्या पता, या फिर किसी ने मेरी शक्ल भी ना शायद पहले देखी हो 10th में, वो भी इस बैच को लेके आ गया है ना। तो मैं तो इमेजिन कर रहा हूं कि आप सब ब्राइट स्टूडेंट रहे होंगे क्लास 10th के अंदर, अच्छे खासे आपके मार्क्स रहे होंगे। क्या ऐसा 10th में होता था? नहीं ना। तो लेवल फील तो होने दो, फील तो आने दो कि 11वीं में आए हैं। अरे थोड़ी फटेगी नहीं तो मजा कैसे आएगा भाई? थोड़ा तो डर लगे, तभी तो हम लोग अपना लेवल अप करेंगे। आपको पता है, शेयर करता हूं ऐसी छोटी सी बात, अपनी पर्सनल बात नहीं है, जस्ट वैसे ही शेयर कर रहा हूं। आपको पता है जब आप 12th पार करने के बाद 11th से 12th में भी जाओगे, कभी ना कभी कैसे तैसे जाओगे, 12th के बाद आप कॉलेज में जाओगे, जब 12th से कॉलेज में जाओगे ना, तो भी आपको एक लेवल अप फील होगा। वहां पर भी डर लगेगा, वहां पर भी पसीना बहेगा, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो, ठीक है ना। आप किसी भी पड़ाव को छोड़ के दूसरे पड़ाव पर जब जंप लगाते हो ना, ये होता है, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम होता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट द चेंज, सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो, ये चेंज है, ये चेंज है और ये चेंज आएगा आपके सामने, ठीक है। कॉलेज से निकलने के बाद आप पहली जॉब पे जाओगे ना, बॉस के सामने जाके खड़े होगे ना, अपने मैनेजर के सामने, अपने बॉस के सामने जाके खड़े होगे ना, एक अलग लेवल फील होगा वहां पर भी। तो चैलेंजेस आज आपको दिख रहे हैं, क्या कल नहीं दिखेंगे? वहां भी दिखेंगे। तो क्या रोगे? नहीं ना, ट्राई करोगे ना। तो यही करना है। सनी देओल ने एक बात कही थी, मुझे याद आ गई, बॉर्डर मूवी में एक सीन आता है मथुरा दास के साथ। मथुरा दास, वो सुरेश बेरी करके एक एक्टर है, वो मथुरा दास का रोल उन्होंने किया था, ठीक है ना। तो वो जंग स्टार्ट होने वाली होती है, बॉर्डर मूवी 1995 में आई थी, काफी पुरानी मूवी, शायद आपने देखी भी हो। तो उस मूवी का एक सीन था, ये सीन मुझे बड़ा टच करता है, आज तक टच करता है। उस टाइम तो मैं हंसता था उसको देख के, छोटा था, नहीं पता था कि जीवन में क्या चैलेंजेस होते हैं, है ना। 8th के बाद कभी 9th में भी जाना पड़ेगा, 10th के बाद कभी 11th में भी जाना पड़ेगा। मुझे भी पीसीएम, मैंने भी पीसीएम ली थी। उसके बाद कभी कॉलेज में भी जाना पड़ेगा, फिर कॉलेज के बाद वहां से ट्रेनिंग पर भी जाना पड़ेगा, फिर ट्रेनिंग से जॉब पे भी जाना पड़ेगा, फिर एक जॉब से दूसरी जॉब पे भी जाना पड़ेगा। तो नहीं पता था कि लाइफ के हर्डल्स क्या होते हैं, लाइफ के चैलेंजेस क्या होते हैं, कब जिंदगी ठोकर मार दे, ठीक है ना, कब जिंदगी धोखा कर दे। तो वो सनी देओल वाला जो सीन है ना, वो मैं बार बार देखता हूं, आज भी देखता हूं मैं वो वाला सीन, और मुझे बड़ा मजा आता है देख करके। अब मैं समझता हूं कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो मथुरा दास वाला सीन ये था, मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ। सीन ये था कि मथुरा दास कहता है, मथुरा दास जूनियर होता है, सनी देओल सीनियर होता है। तो वो एप्लीकेशन डालता है छुट्टी की, कहता है मेरी बीवी को कैंसर है और मेरी बीवी कैंसर से मर रही है, उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, मेरे बच्चे का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, मेरा एक बच्चा है, तो मुझे आप छुट्टी दे दो। फौजी होते हैं, सारे फौजी लोग होते हैं, ये मुझे छुट्टी दे दो, मुझे छुट्टी पे जाना है। तो उसकी छुट्टी सैंक्शन हो जाती है, बड़ा परेशान होता है कि भाई छुट्टी नहीं मिल रही, छुट्टी सैंक्शन हो जाती है। अब छुट्टी सैंक्शन होने वाली है, 10 दिन के बाद, विद इन 3 या 4 डेज में जंग शुरू होने वाली है। इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के ऊपर मूवी बनी है, वो वाली 1971 का जो युद्ध था, 1971 का, उस युद्ध के ऊपर वो मूवी बनी हुई है। तो मथुरा दास उस चिट्ठी को लेकर के ना अपने दोस्तों के बीच में बड़ा कूदता हुआ जा रहा होता है। आप वो सीन देखना, बड़ा मस्त सीन है, यूट्यूब पर डालना सनी देओल बॉर्डर मूवी सीन या ऐसे मथुरा दास सीन ऐसे करके कुछ डालना, आ जाएगा, वो क्लिप आ जाएगी। तो वो अपनी चिट्ठी को लेकर के, वो जो चिट्ठी में लिखा हुआ आता है कि छुट्टी आपकी सैंक्शन हो गई है, आप घर जा रहे हो, जाओ, आपको रिलीफ दे दिया आर्मी ने। तो ऊपर से चिट्ठी आती है, तो सनी देओल को बड़ा गुस्सा आता है,
वो ना कूद रहा होता है, सब दोस्तों में जा रहा होता है, सारी अपनी पूरी बटालियन वालों से मिल रहा होता है, ठीक है ना, सबको बोलता है ओए मेरी छुट्टी सैंक्शन हो रही, मैं घर जा रहा हूं, अरे रोने वाले रो, अरे उदास होने वाले उदास हो। वो कहते हैं चल भाई चल ठीक है, हम तो जंग लड़ेंगे ही, ठीक है ना, तेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, जा तू भाई घर जा, ठीक है ना। सबको जा जा करके वो बोलता है, अपने सीनियर तक को भी जाके बोलता है, वो कह रहा है देखो जी मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, मैं घर जाऊँ, कह रहा है हाँ हाँ जा तू जा घर जा, जा अपनी बीवी को संभाल, ठीक है ना। इतने में सनी देओल आता है, उसकी गुद्दी पकड़ता है पीछे से, कह रहा तू बाहर निकल जरा। वो इतना मस्त सीन है ना भाई, आप देख करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा सीन है वो। उसकी गुद्दी पकड़ता है मथुरा दास की, उसको बाहर खींच के लेके आता है, ठीक है ना। सब घेरा लगा लेते हैं, सारे फौजी घेरा लगा लेते हैं। उसके बाद वो कहता है, कह रहा है ये बता, अच्छी बात है कि तेरी छुट्टी सैंक्शन हुई है और तू घर जा रहा है क्योंकि तेरी बीवी को कैंसर है, इसके लिए तुझे छुट्टी दी गई है, लेकिन क्या यहां पर खड़ा फौजी कोई ऐसा है जिसके घर में कोई दिक्कत ना हो? कोई ऐसा है जिसके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो? हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। फिर वो एग्जाम्पल देके बोलता है, कहता है किसी के मां की अस्थियां वेट कर रही हैं कि बॉर्डर से उसका बेटा आएगा और अस्थियां गंगा में बहाएगा। कोई वेट कर रहा है कि छत टूटी हुई है और बर्फ गिर रही है, जाकर के छत को ठीक करवाएगा। कह रहा है लेकिन ये सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना दे करके अगर छुट्टी ले लेंगे तो फिर ये जंग कैसे जीती जाएगी? बता मथुरा दास, जंग की में जीतांगे आपा, ये बोलता है पंजाबी में वो, क्योंकि सरदार दिखाया, सिख दिखाया, तो पंजाबी में बात कर रहे होते हैं, पंजाब बटालियन होती है सारी वो, ठीक है ना। तो फिर वो कहता है कि मथुरा दास, ये जो तू घिनौना नाच कर रहा है अपने दोस्तों के सामने, ये अच्छा नहीं लगता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो, जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम से बचना है ना, अगर आपको मुश्किलें अच्छी नहीं लगती ना, तो उसका एक सॉल्यूशन है। बताऊं क्या? अगर आपको प्रॉब्लम से बचना है, अगर आपको प्रॉब्लम्स अच्छी नहीं लगती ना, तो उसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। बताऊं क्या सॉल्यूशन है उसका? बताऊं क्या सॉल्यूशन है आपका? हाँ, बॉडी बिल्डर सनी देओल, यस। पता क्या सॉल्यूशन है इस चीज का? मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। अगर आपको जिंदगी में आई हुई प्रॉब्लम्स अच्छी नहीं लगती, तो उसका एक सॉल्यूशन है। पता क्या? उसका सॉल्यूशन है कि पैदा होना छोड़ दो, पैदा ही मत हो। अगर पैदा हो गए हो ना और लाइफ में आ गए हो ना, तो प्रॉब्लम्स से पार तो पाना पड़ेगा। बताओ, क्या ये आपके हाथ में था पैदा होना? नहीं ना, नहीं था ना। तो फिर प्रॉब्लम्स आना भी आपके हाथ में नहीं है, वो तो आएंगी। सच बात है ये, सच बात है ये। पैदा होना बंद कर दो, ये जीवन मरण के चक्कर से निकल जाओ, मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लो। अगर नहीं करा तो प्रॉब्लम तो आएंगी। अगर इस धरती पर आ गए हो, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको प्रॉब्लम ना फेस होती हो। एक पेड़ भी अगर खड़ा है ना, अगर एक पेड़ भी खड़ा ना, तो उसको भी आंधी तूफान, बारिश, बाढ़, भूकंप सब झेलना पड़ता है ना। तो तुम तो फिर भी चलते फिरते हो, बच जाओगे। भूकंप आएगा तो टेबल के नीचे घुस जाओगे, बाढ़ आएगी तो उन रास्तों से निकल जाओगे। समझ रहे हो ना? अगर जिंदा हो तो प्रॉब्लम्स होंगी। आज इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कल इतनी होंगी, परसों इतनी होंगी। यह बात आप नोट कर लो, मेरी यह बात नोट कर लो, याद करोगे। आज से 10 साल बाद भी आप किसी कंपनी में बैठे होगे, ठीक है ना, अच्छा कमा रहे होगे पैसा, है ना, और तब भी कोई प्रॉब्लम आएगी या प्रॉब्लम नहीं भी आएगी ना, तो भी आपको मेरी यह बात याद रहेगी कि जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। ठीक है? अगर प्रॉब्लम से मुक्ति चाहते हो तो पैदा होना बंद कर दो। ठीक है? वो हमारे हाथ में होता नहीं। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम को फेस तो करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम आपके सामने आई है, ठीक है, तो इससे डरने का नहीं, इससे पार पा जाएंगे हम। बहुत सारी प्रॉब्लम से पार पा चुके हैं। पहली बार वेलोसिटी सुना था, वेक्टर स्केलर सुना था, तो बड़ा डर लगा था कि ये क्या है। पार पा गए ना। वी विल गेट मैच्योर ऑफ इट। हम प्रॉब्लम से बड़े होते हैं हमेशा। ध्यान रखना, जिंदगी इज इक्वल टू प्रॉब्लम तो है, लेकिन हम जिंदगी से बड़े हैं। हम प्रॉब्लम से बड़े हैं, हम प्रॉब्लम से छोटे नहीं हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? हम प्रॉब्लम्स से बड़े हैं, प्रॉब्लम तो हमसे हमेशा छोटी रहेगी। ठीक है? जो इंसान की हिम्मत होती है ना, जो इंसान की खुददारी होती है ना, वो उसकी मुश्किलों से बड़ी होती है हमेशा। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल ने दिक्कत दी आपको, प्रॉब्लम दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके लिए परेशान, रोना धोना नहीं करना, कंप्लेनिंग मोड में नहीं जाना।
सॉल्यूशन मोड में जाना, ठीक है ना, सॉल्यूशन मोड में रहना, कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहना। प्रॉब्लम आई है तो निपटेंगे, देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सवाल को ना एक बार करेक्ट माइंडसेट के साथ दोबारा सॉल्व करके देखना। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको पहले से नहीं आती। क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको नहीं पता था? पता था। क्या आपको नहीं पता कि डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? पता है सर, एल होता है ना। क्या आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं आता? हां सर आता है। ये सब चीजें आपको आती हैं, बस इकट्ठी आ गई है तो आपको लग रहा है ये तो पहाड़ जैसी प्रॉब्लम है। नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। धीरे 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 करके पहाड़ भी टूटता है ना। दशरथ मांझी ने तो हथौड़े से पहाड़ तोड़ दिया था। हम तो बहुत सारे टूल्स के साथ कैपेबल हैं भाई। मशीनें सुरंग बना देती हैं पहाड़ तोड़ तोड़ करके, है ना। तो ये क्या ही है, ये क्वेश्चन क्या ही है। एक बार आप इसको फिर से ट्राई करना, ठीक है ना। नहीं होगा मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हम इस सवाल पर थे, और इस सवाल से मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं। इस सवाल से मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं। वो चीज पता क्या है? वो चीज ये है कि अगर आपको एरर नहीं दी गई, अगर आपको एरर नहीं बताई गई, अगर आपको एरर नहीं बताई गई तो लीस्ट काउंट ही आपका एरर होती है। तो लीस्ट काउंट ही एरर होती है। लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट है ये हाफ सेकंड। तो आप ये समझ सकते हो कि 2.5 सेकंड नापने पर आधे सेकंड की एरर हो सकती है। समझ गए? अगर हम 2.5 सेकंड कोई चीज नापते हैं, हमने टाइम नापा, कितना नापा? 2.5 सेकंड नापा सर, 2.5 सेकंड नापा, तो उसके अंदर हाफ सेकंड का यानी 0.5 सेकंड का गड़बड़ हो सकता है। ऐसा लिख रहे हैं इसको। समझ गए ना। तो जो टी है वो है 2.5 सेकंड, ठीक है, और जो डेल्टा टी है वो है 0.5 सेकंड। समझ गए? ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है परसेंटेज एरर बताइए, है ना। आपसे पूछ रहा है परमिसिबल एरर क्या होगी, परसेंटेज एरर बताइए। हां जी, क्या फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर का? परसेंटेज एरर इन टी निकालना है। कैसे लिखेंगे? डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। यही तो है, अरे यही तो करना है। डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। क्या हो नहीं सकता? डेल्टा टी बाई टी, ये देखो 0.5 और 2.5, 0.5 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, काटा तो क्या आंसर आ गया? 20%। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो भाई? 2.5 प्लस माइनस 20%। समझ गए क्या? तो 20% इसका आंसर है, 20% इज द आंसर। ठीक है, समझ गए ना। तो एक नई चीज मुझे आपको सिखानी थी। सही किया गलत किया डजंट मैटर, ठीक है ना। इसको सही किया या गलत किया कोई बात नहीं, 51% बच्चों ने फिर भी सही किया। ऋषभ, आयुष, उदयन, हर्षित, इकरा, अर्श, डानियल, तबीश, प्रांजल, अभिनव। ठीक, क्लियर बात। तो इस तरह का यह सवाल है। ठीक है, आओ एक और सवाल करते हैं। 60 सेकंड का समय देता हूं, ठीक है, ट्राई करिए आप। हाँ जी, हो पा रहा सवाल? ये ए दे रहे हैं ज्यादातर बच्चे आंसर, कुछ सी भी बोल रहे हैं। चलो देख लेते हैं क्या है। क्या करना भाई? एक रेक्टेंगुलर प्लेट दी हुई है आपको। कहां है भाई? ये रही एक रेक्टेंगुलर प्लेट दी हुई है आपको।
उसकी लेंथ भी दी हुई है और उसकी ब्रेड्थ भी दी हुई है, ठीक है। और लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ दी हुई है 2 प्लस माइनस 0.02 और ब्रेड्थ दी हुई है यानी विड्थ दी हुई है 1 प्लस माइनस 0.01। ठीक, आपसे क्या पूछा है भाई? आपसे क्या पूछा है भाई? आपसे पूछा है परसेंटेज एरर एरिया में क्या होगी। यार एरिया क्या होगा इसका? ये एरिया होगा ना। कैसे निकलता है? ये एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी मल्टीप्लाई करना है बेटा, हां या ना? मल्टीप्लाई करना है। कैसे लिखेंगे इसको? फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? परसेंटेज एरर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सर ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 इज इक्वल टू, इसे कैसे लिखेंगे? डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। सही है? सही है। अब पुट कर दो, ये आपको निकालना है। देखो परसेंटेज में सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये आपको फाइंड करना है। पुट करो और फाइंड करो, पुट करो फाइंड करो। ये रहा डेल्टा एल, ये रहा एल, ये रहा डेल्टा बी और ये रहा बी। आओ जी, डेल्टा एल क्या है? 0.02 डिवाइड बाय लेंथ कितना है? 2 इंटू 100 प्लस डेल्टा बी कितना है? 0.01 डिवाइड बाय बी कितना है? 1 इंटू 100। पॉइंट हटाया, 100 नीचे आया, 100 से 100 कटा, 2 से 2 कटा, 1 आ गया बेटा, ये है ना, ये 1 आ गया, 1 यहां 1 आ गया, इससे पूरा निकल के 1 आ गया। और यहां से हटाओ, फिर से 100 नीचे काटा तो 1 ही आएगा। 1 प्लस 1 2% आंसर है, 2%, 2। ठीक है, 2% की एरर है, 2% की एरर है। सही, ओके। लगभग 50% तक पहुंच रहा है। स्टेनी, प्रिंस, नवेंद्र, शदान, तबिश, आर्य, हैप्पी संबन, नीव, धमीलिया, बेबो, सुब्रो, फिजा। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर बात। आज के लिए लास्ट सवाल, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। सही करने पर फोकस, जल्दी करने पर नहीं। हाँ जी, एक बॉल का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन वाले, परसेंटेज वाले फॉर्मूले में? हां सर कर सकते हैं। डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 इज इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। उसके अलावा लिखो, आर को कैसे लिखेंगे? डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 और साथ में क्या होगा भाई? 3 से मल्टीप्लाई होगा आगे, है ना। जो भी पावर होती है वो बगल में उतर जाती है, जो भी पावर होती है वो बगल में उतर जाएगी। सही है, सही है कि नहीं? जो पावर होगी वो साइड में उतर जाएगी। ठीक है, तो अब क्या बचा? डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 आपको निकालना है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर कितना? ये रहा, ये रेडियस है ना भाई, ये आर है, ये प्लस माइनस डेल्टा आर है, तो डेल्टा आर क्या है भाई? 0.2। ठीक है, डिवाइड बाय 5.4 इंटू 100, तो पॉइंट से पॉइंट काट दिया। ठीक है, 2 से काट दो इसको, कितने पर काटे? 2 टू द 4, 2 7 जा 14। सही है, और ये 3 है आगे, यहां 27 है और यहां 100 है, तो 3 से काट दे इसको, 9 पे, 9 3 27 होता है। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय 9, ठीक है ना, क्या आएगा भाई? 11।
लगभग 11% आएगा, है ना, ऑलमोस्ट 11%, सही है ना, ऑलमोस्ट 11% इज द आंसर, ऑलमोस्ट, ठीक है। 41% बच्चों ने आंसर दिया, शिवांश, अंकित, हिमांशु, पराग, शादान, ऐश्वर्या, कृतिका, तेजस, शाश्वती, भोलेनाथ, सुहानी, रघुवंशी, बढ़िया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। सबसे ऊपर कैप्टन आए हैं, उसके बाद शरण्य शर्मा, श्रेयांश, कुमारेश, पराग, डानियल, मान्या, साक्षी, आशिर, अल्ताफ, रुद्र, अभिषेक, सही है, ठीक है ना। आज के लिए इतना बहुत, आज के लिए इतना बहुत, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अच्छा होमवर्क तो दे दे भाई कुछ, है ना, कुछ होमवर्क तो देना बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। क्या करना है आपको, देखो भाई, आपके पास 3 दिन की छुट्टी है ना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे को मैं आते ही पूछूंगा भाई आपने 3 दिन क्या किया, ठीक है। तो मैं पहले ही बता जाता हूं कि आपने इन 3 दिनों में क्या करना है। 3 दिनों में जो बच्चे नए जुड़े हैं, क्योंकि फिर से बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हैं, मुझे पता है बात, ठीक है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं, कृपया करके अपने बैकलॉग्स पूरे करिए, बैकलॉग कंप्लीट करिए अपना, ठीक है ना। लगभग 7 लेक्चरों का बैकलॉग होगा आपका, या 6 का होगा, 5 का होगा, जितने का भी होगा, ठीक है। ये 3 दिन आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं होती है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्लास नहीं होगी, सीधा मंडे को होगी अब, ठीक है ना। तो बैकलॉग को कंप्लीट करेंगे जो नए बच्चे जुड़े हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा तो डीपीपी करनी है, ठीक है, तब डीपीपी करना। ऐसा ना हो कि डीपीपी करते रह जाओ और आपके लेक्चर भी पूरे ना हो, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी है लेक्चर कंप्लीट करना, ठीक है, लेक्चर को कंप्लीट करना फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद डीपीपी कर लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, प्रॉमिस सबको याद रखना है, और प्रॉमिस के चलते आपने अपना रिवीजन नहीं रोकना, रिवीजन चालू रखना है, ठीक है। रिवीजन चालू, ठीक है, रिवीजन चालू रखें आप, ठीक है, रिवीजन चालू रखें, ठीक है। पूरे चैप्टर का रिवीजन, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन आप लोगों ने करना है, सही है। कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करना। रिवीजन कैसे करना सुन लो, 11th क्लास में आ गए हो भाई, रिवीजन भी ऐसा वैसा नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा ब्रॉड रिवीजन करेंगे, बड़ा रिवीजन करेंगे। कैसे, देखो भाई, रिवीजन कैसे करना है आपने अपने नोट्स जो आपने लिख रखे हैं, ठीक है ना, उन बच्चों से कह रहा हूं जो पहले से जुड़े हुए हैं या जिनके बैकलॉग नहीं है, उनसे बात कर रहा हूं, जिनके बैकलॉग नहीं है उनसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना। रिवीजन कैसे करना है सुन लो। जो आपके नोट्स हैं, उन नोट्स के अंदर आपने हर एक पेज को स्कैन करना है, आराम से स्कैन करना है। आपने ये देखना है कि ये जो चीज सर ने बताई थी वो मुझे रिकॉल हो रही है या नहीं हो रही, रिकॉलिंग करनी है आपने, ठीक है। नोट्स में से हर एक पार्ट की रिकॉल करना, हर एक पार्ट को याद करना कि इसमें सर ने क्या बताया था, इसमें सर ने क्या बताया था, ठीक है, इसमें सर ने क्या बताया था। नोट्स को क्या करना, रिकॉल करना, ठीक है। नोट्स को क्या करना, रिकॉल करना, सबसे पहला काम। दूसरा, अब आपको सवाल दिखेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस अगर आपसे पहली बार में बन जाएं, मतलब आपने आंखों से देखा और आपको समझ में आ गया, अच्छा इसमें तो ये था, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, उसको अपने हाथ से करने की जरूरत नहीं है। हाथ से पता क्या करना है, हाथ से आपने करना है वो सवाल जो आपको देख के समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। सॉल्यूशन तो देखना ही नहीं है, समझ लो इस बात को, सॉल्यूशन तो आपने देखना ही नहीं है, आपने सवाल देखना है। क्या सवाल आपसे हो पा रहा है, क्या ये सवाल मैं कर पा रहा हूं, क्या ये सवाल मैं कर पा रही हूं। रफ कॉपी साइड में रख के देखो उसमें करके कि सवाल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, ठीक है। अगर हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो पा रहा तो सॉल्यूशन देख के सवाल को दोबारा अटेम्प्ट करना है, समझ गए, ठीक है। तो आपने जो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं, वो भी वो करने हैं जो आपको दिखे कि ये नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है बच्चे को कि ये मेरे से होगा या मेरे से नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं होगा इसमें, उसका सोल्यूशन बेशक से आप देख लेना, ठीक है ना। तो सवाल आप लोग ट्राई करना, ठीक है, सवालों को आपने ट्राई करना है, ओके। अच्छा, इसके अलावा रिवीजन करने की एक और टेक्निक सुनो क्या है। रिवीजन करने की मस्त टेक्निक पता क्या है, रिवीजन करने की मस्त टेक्निक ये है कि भाई जो आपके वीक एरियाज हैं, जो आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं, वीक एरियाज हैं, ठीक है, जैसे ये परसेंटेज एरर वाला पार्ट है जिसमें से मैंने आपको खूब सारे सवाल करवाए हैं,
ठीक है ना, जो वीक एरियाज है, वीक पार्ट है, इसको आप दोबारा देखो, ठीक है, वॉच द लेक्चर अगेन, ठीक है, दोबारा देखो, लेक्चर दोबारा देखो, पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, 2x पर देखो, 1.5x पर देखो, ठीक है, लेकिन आपने दोहराना है, जितना दोहराते रहोगे उतना ही चीजें दिमाग में फिट होती रहेंगी, ठीक है। और जो बच्चे लेट आए हैं भाई साहब, ये टेक्निक मुझे लगता नहीं कि आप कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों का बैकलॉग ही पूरा हो जाए वही बहुत है, ठीक है ना। तो भी जिनके जो बाद में आए हैं वो कृपया बैकलॉग पूरा करें, ठीक है, और जो शुरू से आए हैं, ठीक है, वो रिवीजन चालू रखें, ठीक है। और ये जो बीच में लिखा हुआ है ये हर एक को याद रखना है, ठीक है ना। और प्रॉमिस क्या था, प्रॉमिस क्या था, एक बार जरा बताना, एक बार जरा बताना कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितनों को याद है, देखता हूं कितनों को याद है। क्या था प्रॉमिस, क्या था प्रॉमिस, क्या था प्रॉमिस? बेटा असाइनमेंट तो पहले ही बता दिया क्या करना है अब असाइनमेंट तो पहले ही बता दिया क्या करना है भाई। हां याद है, याद है क्या था जी, डिसिप्लिन, यस। और डिसिप्लिन का मतलब सब कुछ होता है, डिसिप्लिन के अंदर ये सब चीजें आती है, रेगुलरिटी मेंटेन करके रखना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, क्लासेस को रेगुलरली देखना, सोने से पहले आपने लेक्चर को रिकॉल करना, सोने से पहले आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, सोने से पहले आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, डीपीपी समेत कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। आपको असाइनमेंट दिया गया है इस चैप्टर पर, आज सोने से पहले या कल सोने से पहले एक दिन का और रिलैक्सेशन दे देते हैं, क्योंकि अब आपकी क्लासेस नहीं है, कल परसों तरसों क्लास नहीं है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई आज पढ़ा था तो कल आपको आना है, ऐसा तो नहीं है ना। तो कल रात तक अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना भाई, आज असाइनमेंट मिल गया है, कुछ सवाल आज कर लो, हिम्मत बचे तो अच्छी बात है, नहीं बचे तो कल रात से पहले आपके सवाल सारे कंप्लीट करने हैं आपने, ठीक है जी। ये है डिसिप्लिन का पार्ट, ओके। अपना फ्राइडे सैटरडे संडे अच्छे से कंज्यूम करना, ठीक है, पुरानी चीजें रिवाइज करते हुए कंज्यूम करना, ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, केमिस्ट्री पढ़ा हो, बायोलॉजी पढ़ा हो, या मैथ्स पढ़ा हो, या इंग्लिश पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो आपने, रिवीजन आपने जरूर करना, ठीक है ना। तो फिजिक्स का रिवीजन तो पक्का करके मिलना। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उस चैप्टर को कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो कहीं नहीं मिलेगा, वो एनसीईआरटी में नहीं है, वो रेफरेंस की किताबों में मिल जाएगा, लेकिन आपको पहले से कुछ पढ़ के नहीं आना। बच्चे करते हैं काम, सर मेरा रिवीजन तो पूरा हो गया, मैं पहले से पढ़ के ना थोड़ा सा पढ़ के जाऊंगा। अरे भाई मैं अपनी सीक्वेंस फॉलो करूंगा, तू पता नहीं क्या पढ़ के आया होगा, तू पढ़ रहा होगा अलजेब्रा, मैं पढ़ा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री, तो ऐसे मत करना, ठीक है ना। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मैथमेटिकल टूल्स, या जिसको हम बेसिक मैथमेटिक्स भी कहते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर अब स्टार्ट होंगे। ये चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एनसीईआरटी का कोई और चैप्टर है, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स नहीं हो सकती। बेसिक मैथ्स को जाने बिना फिजिक्स नहीं हो सकती। फिजिक्स को जानना है, फिजिक्स की भाषा को समझना है, तो आपको मैथ्स आनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। और वो मैथ्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, वो मैथ्स ये वाली मैथ्स नहीं है, वो मैथ्स ये वाली मैथ्स नहीं है जो आप अभी पढ़ रहे हो 11th क्लास में, नहीं, वो बेसिक मैथमेटिक्स है। इसमें से कुछ पोर्शन 10th का होगा और कुछ पोर्शन 12th का होगा। सर 12th की मैथ्स अभी से पढ़ा दोगे क्या? हाँ पढ़ानी पड़ेगी, पढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी फिजिक्स। ऐसा ही है, अब क्या करें, क्या करें, ऐसा ही करिकुलम बना रखा है, मेरी क्या गलती है भाई, मैं तो पढ़ा रहा हूं, तू भी पढ़ेगा, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, और बेसिक मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कितना कितना लेक्चर लगेगा सबके अंदर, ठीक है, और खूब सारी प्रैक्टिस, डीपीपी बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, ठीक है ना। हलवा मत समझना भाई इसको, लेवल अप हो चुका है और लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है ना, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन जो खड़ा रहेगा उसके जल्दी निकलेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कैसा लगा आपको एक कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। एक बार पहले पढ़ लो, पहले एक बार सब चीजों का रिवीजन कर लो, उसके बाद बताना। ये मत बताना कि लेक्चर समझ में नहीं आया, क्लास समझ में नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। कंप्लेनिंग मोड में नहीं जाना भाई, अगर सबको समझ में आ जाता तो हर कोई साइंस ले लेता ना, फिर ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो इसलिए लेवल अप करो तो लेवल अप हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले माइंडसेट में लेवल अप करना पड़ेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, टेक केयर, टाटा बाय बाय। मेरे साथ दोनों हाथ हवा में उठा करके जोरदार नारा लगा देंगे,
भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।